नमस्कार दोस्तों। बैंक ऑडिट सीरीज हाउ टू यूज एमएस एक्सेल एज एन इफेक्टिव टूल में आप सभी का स्वागत है। यह बैंक ऑडिट सीरीज का हमारा तीसरा वीडियो है। आप लोगों से मिले फीडबैक और रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया गया है। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि बैंक ऑडिट के लिए मेन जो हमारा सॉफ्टवेयर काम में आता है वो इन्फोसिस का फिनेकल है। फिनेकल के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट कोर बैंकिंग सर्विस होता है, दूसरा रिपोर्टिंग सर्वर होता है। जब भी हम किसी बैंक ऑडिट के लिए किसी अकाउंट स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर हम सीबीएस से देखते हैं तो हम 1 महीने 2 महीने से ज्यादा का स्टेटमेंट एक साथ व्यू नहीं कर सकते। और जब रिपोर्टिंग सर्वर से अब अगर हम देखते हैं तो बैकग्राउंड मेन्यू में जाके हम पूरे 1 साल का स्टेटमेंट, 2 साल के, 3 साल के स्टेटमेंट देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि हमारे रिक्वायरमेंट है, एग्रीकल्चर, मोस्टली एग्रीकल्चर ब्रांचेस में बहुत सारे एनपीएस होते हैं और बैंक उनको एनपीए क्लासीफाई नहीं करता है। तो हमारा यहाँ पे लाइबिलिटी बन जाती है कि हम ऐसे एनपीएस को ढूंढें और उनको निकाल के उनको एनपीए करें। साथियों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम जो केसीसी अकाउंट है उनको कैसे हम जल्दी से जल्दी हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उनको पोटेंशियल एनपीए जो अकाउंट्स हैं उनको हम निकाल सकें, और कैसे जो एक एक स्टेटमेंट जो डाउनलोड होता है आरपीटी फाइल्स में उनको एक साथ कैसे कंसोलिडेट करके हम एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। साथियों, आपके यूज के लिए हमने एक यूटिलिटी तैयार की है। ये यूटिलिटी हमारी बहुत सारी जो आरपीटी फाइल्स हैं, इन आरपीटी फाइल्स को कंसोलिडेट करने के काम में आएगी। तो साथियों, इसको हम यूज कैसे करेंगे, इसको सीखते हैं हम। सबसे पहले हम डेवलपर टैब में जाएंगे। डेवलपर टैब में मैक्रो का एक ऑप्शन मिलता है। मैक्रो में जाएंगे, यहाँ पे आरपीटी इंपोर्ट का एक हमने मैक्रो तैयार किया है, इसको हम रन करेंगे। जैसे ही रन करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि साहब आपकी फाइल्स पड़ी है वो कौन से फोल्डर में है। तो हम यहाँ से जो जहाँ पे हमारी फाइल्स पड़ी है उन फाइल्स को सेलेक्ट करेंगे। उन फाइल्स को सेलेक्ट करने के बाद पर्टिकुलर हम सारी फाइल्स को कंट्रोल के जरिए सेलेक्ट कर लेंगे जो जो हमें इंपोर्ट करनी है। हमने यहाँ पे जो भी आरपीटी फाइल्स थी हमारी, ये फाइल्स को हमने सेलेक्ट किया है। ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे विद इन 10 to 20 सेकेंड्स ये सारी की सारी फाइल्स इंपोर्ट हो जाएगी और हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 5 फाइल्स को इंपोर्ट किया था सैंपल के लिए, तो 5 फाइल इंपोर्ट हो गई। साथ ही हमने डेटा को अपने यूज के लिए डेटा को मास्किंग कर दिया है, डेटा को हटा दिया है, चेंज कर दिया है। यह केवल एक इंट्रोडक्टरी ट्यूटोरियल पर्पस के लिए डेटा है। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे हमारे पास डेटा सारा एक्सेल में आ गया है। अब हम इसको एक्सेल में इसको हम, जैसा कि ये यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ये सब एक कॉलम में ही सारे डॉक्यूमेंट हैं, सारे अपने डाटा सारे एक कॉलम में ही है। तो हम इनको एक्सेल अलग अलग कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे तथा इसको हमारे कैसे हम जल्दी से जल्दी एनपीए फाइंड कर पाए इसके लिए हम यूज करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पे 3 कॉलम लेफ्ट में इंसर्ट करेंगे। लेफ्ट में इंसर्ट करने के बाद सबसे पहले जैसे कि 1 by 1 यहाँ पे स्टेटमेंट लगे हुए हैं हमारे पास, जैसे 5 स्टेटमेंट लगे हुए हैं, तो हर स्टेटमेंट की जो हेडर्स है ये सब हम हटा देंगे और हर लाइन आइटम को हम टैगिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम टैगिंग करते हैं। टैगिंग करने के लिए साथियों इस लाइन नंबर 10 में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे अकाउंट का नाम है। देन 16 में हमें दिख रहा है कि स्कीम डिस्क्रिप्शन है और 20 में हमें दिख रहा है अकाउंट नंबर। तो हमें ये 3 कॉलम जो हमने इंसर्ट किए हैं, इन तीनों कॉलम में टैगिंग के लिए हम सबसे पहले इनको निकाल के अलग लाइन के साथ टैग कर लेंगे। ये सब सेम फॉर्मेट में रहते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले जो जो कॉमन पार्ट है उस कॉमन पार्ट को एक बार कॉपी कर लेते हैं
और हेडर लाइन में रख लेते हैं। हमने अकाउंट नेम में से लिया, देन स्कीम डिस्क्रिप्शन में जहां से नाम स्टार्ट हो रहा है उसके जस्ट पहले तक का सारा कॉपी कर लेंगे। इसको भी हम एक सेकंड बी कॉलम में रख लेंगे। एंड जो अकाउंट नंबर है जहां से अकाउंट नंबर चालू हो रहा है उस पार्ट को भी हम सी कॉलम में रख लेंगे। अब हम लेंथ चेक कर लेते हैं कि इनकी लेंथ कितनी है। जो हमने निकाला है ये एलियन फॉर्मूला, इसके लिए एक्सेल में ऑलरेडी अवेलेबल है। हम उस फॉर्मूले को काम में लेंगे और हम इनको कॉपी कर लेंगे आगे। तो हमें पता चलेगा कि नेम कोलन कोलन तक ये 17 काउंट आ रहे हैं। स्कीम डिस्क्रिप्शन में जहां से स्कीम का नाम चालू हो रहा है उसके पहले तक 23 काउंट्स हैं और अकाउंट नंबर जहां से चालू हो रहा है उसके पहले के 17 काउंट हैं। मतलब अकाउंट नेम जहां से स्टार्ट हो रहा है वो 18वें नाम से स्टार्ट हो रहा है, बैंक नंबर स्टार्ट हो रहा है वो भी 18वें नाम से स्टार्ट हो रहा है, और स्कीम डिस्क्रिप्शन जो स्टार्ट हो रहा है वो भी हमारा 24th कॉलम से स्टार्ट हो रहा है। अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला इफ का फॉर्मूला हम काम में लेंगे, इज इक्वल टू इफ। अब यहाँ पे हम लेफ्ट का फॉर्मूला काम में लेंगे, लेफ्ट D10। अगर हमारा D10 के जो 17 कैरेक्टर्स है, जो D10 के 17 कैरेक्टर्स है, 17 कैरेक्टर्स कैसे पता चले, जो हमने यहाँ ऊपर निकाल लिए। D10 के 17 कैरेक्टर्स हैं वो किसके बराबर है, अकाउंट नेम के बराबर है, और इसको हम फ्रीज कर देते हैं। देन अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर अकाउंट नेम के बराबर है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मिड, और मिड से पहले हम एक फॉर्मूला और काम में लेंगे, ट्रिम। साथियों ट्रिम फॉर्मूला हमारे लिए काम आता है कि जो अनवांटेड स्पेसेस अगर कोई भी है तो उनको वो रिमूव कर दें। हम सबसे पहले ट्रिम काम में लेंगे, फिर मिड फॉर्मूला काम में लेंगे। मिड में देंगे D10। D10 में से कहाँ से हमें वैल्यू चाहिए, तो 17 तक तो कॉलन आया है, देन उसके बाद 18 से नाम स्टार्ट हो रहा है हमारा, 18 कैरेक्टर से, तो हम 18वां कैरेक्टर देंगे। 18 कैरेक्टर से चालू करना है और नाम कितने कैरेक्टर का है हमें पता नहीं, तो हम सेपर साइड इसको 100 कैरेक्टर तक का दे देंगे। तो 100 कैरेक्टर तक जो भी नाम होगा वो सारा ले लेगा हमारे पास। हमने यहाँ पे ट्रिम के ब्रैकेट को भी क्लोज कर देते हैं। ये ट्रू की कंडीशन हो गई हमारी। अगर फॉल्स होती है तो हम ये कहेंगे कि जो नाम ऊपर आया है उसी नाम को हमें निकाल के दे दिया जाए। हमने डाल दिया, यहाँ पे नाम आ गया हमारे पास। अब स्कीम डिस्क्रिप्शन निकालना है, सेम इफ हम काउंट करेंगे, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला काम में लेंगे। इफ लेफ्ट स्कीम डिस्क्रिप्शन कॉलम, इसके कितने कॉलम चाहिए, कितने कैरेक्टर चाहिए हमें, 23 कैरेक्टर्स चाहिए। अगर ये मैच इसके बराबर हो, ये हमारे B1 के बराबर हो, इसको भी हम फ्रीज कर देते हैं। B1 को भी हम फ्रीज कर देते हैं। अगर सही मिलता है तो क्या चाहिए हमें, ट्रिम मिड स्कीम डिस्क्रिप्शन 24th कैरेक्टर से शुरू होना है। कितने कैरेक्टर तक चलना है, 100 कैरेक्टर तक चलना है। ट्रिम को क्लोज करेंगे। अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमें ऊपर वाला जो हमने ढूंढा है वो निकाल के दे दें। सेम हम यहाँ लगाएंगे, इफ लेफ्ट अकाउंट नंबर B20 कितने कैरेक्टर, 17 कैरेक्टर, इसके बराबर हो, C1 के बराबर हो। फ्रीज कर दिया C1 को हमने। अगर करेक्ट होती है तो वैल्यू क्या चाहिए हमें, सेम वही ट्रिम मिड B20 कौन से करेक्टर से स्टार्ट करना है, 18 करेक्टर से स्टार्ट करना है। कितने नंबर ऑफ करेक्टर चाहिए, 14। हमारा अकाउंट नंबर 14 डिजिट का ही है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 14 ही लेंगे, यहाँ पे 100 नहीं करेंगे। अगर फॉल्स है तो जो ऊपर वैल्यू आई है वही वैल्यू हमें मिल जाए। तो यहाँ पे साथ ही हमने फ्लैगिंग कर दी इसकी।
अब हम इसको नीचे तक पेस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले कंट्रोल डाउन एरो के साथ नीचे चले जाएंगे, देन डी कॉलम में हम कंट्रोल अप एरो के साथ ऊपर आएंगे, यहाँ से हम कॉपी करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तीनों को एंड शिफ्ट कंट्रोल अप एरो के साथ ऊपर आएंगे, कंट्रोल डी पेस्ट करेंगे। ये हमारी फ्लैगिंग हो गई है। अब ये जो फ्लैगिंग हो गई है हमारी, इसको हमें फॉर्मूला बाहर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल यहाँ पे कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल मेनू में जाएंगे एंड पेस्ट स्पेशल मेनू में जाके हम पेस्ट वैल्यूज करेंगे, स्पेशल वैल्यू एज ए वैल्यूज करेंगे और ओके करेंगे। तो जैसे ही ओके करेंगे हमारे पास ये सारी फ्लैगिंग आ जाएगी। अब इसको हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जहां से स्टेटमेंट चेंज हो रहा है वहां से हमारे पास नंबर चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसके लिए हमने देखा यहाँ पे कि हमारा स्टेटमेंट यहाँ से नया स्टेटमेंट चालू हो रहा है, हमारा यहाँ से नया स्टेटमेंट चालू हो रहा है। ये पेज नंबर 1 है इस स्टेटमेंट का और ये अकाउंट नंबर है 2504, तो ये सब में 2504 आ रहा है। इसका मतलब अपना ये काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे तो जो हमारा डेटा अनवांटेड है इनको हम डिलीट कर देते हैं, तथा ये डी कॉलम में जो हमारा डेटा रखा है इसको हम डेटा को हम स्प्लिट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम डेटा टैब में जाएंगे, डेटा टैब में जाने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम हमारे पास एक कमांड है, इस टेक्स्ट टू कॉलम कमांड को हम यूज करेंगे। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग हमारे वीडियो 1 और वीडियो 2 को भी देख सकते हैं, जहाँ पे हमने बहुत डिटेल में इसे डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हम फिक्स्ड विथ कमांड को काम में लेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पे सेल ब्रेकर लगाएंगे। तो ये हमारा डेटा आ गया, इसको रो नीचे करके हम एडजस्ट करेंगे। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे टेक्स्ट होते हैं वो लेफ्ट अलाइंड होते हैं, जो न्यूमेरिक होते हैं वो राइट अलाइंड होते हैं। तो इनको ब्रेक करने के लिए जो हम ब्रेकर लगाएंगे ये सब इसी को ध्यान में रखते हुए लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे पर्टिकुलर्स के पहले जहाँ पे लेफ्ट अलाइंड हुआ है वहां लगा दिया, विड्रॉल्स के बाद में लगा दिया हमने, देन इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे। बीच में हमने साथियों यहाँ पे चेक नंबर को छोड़ दिया है, ये चेक नंबर वाली हेडिंग को हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, जो चेक नंबर के हिसाब से लगाएंगे, नीचे चेक नंबर निकाल के फिर उसके हिसाब से लगाएंगे। ये हमने यहाँ पे डिपॉजिट पे लगा दिया है एंड ये हमने अमाउंट और अमाउंट के साइन को हमने अलग अलग कर दिया। अब हम एक चेक नंबर की डिजिट ढूंढ लेते हैं और उसके आगे पीछे भी लगा देंगे। साथियों ये हमें चेक नंबर मिला है, चेक नंबर हम जानते हैं 6 डिजिट का होता है, तो हम दोनों को बिल्कुल क्लोज कर देंगे, जो हमेशा हमें ऐसा ही मिलेगा। देन नेक्स्ट करेंगे। अब कोई चीज हमें अगर स्पेशल फॉर्मेट में चाहिए, जैसे ये हमें टेक्स्ट में ही चाहिए एंड चेक नंबर भी हमें टेक्स्ट में ही चाहिए, तो इन दोनों को हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया, इनकी प्रॉपर्टीज को। देन हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया। साथियों ये हमारा डेटा हमारे पास निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को रिफाइन करेंगे। हम यहाँ पे एक बार फिर कंट्रोल शिफ्ट फंक्शन की के साथ एंड कॉलम प्रेस करेंगे। देन हम यहाँ पे एक फिल्टर मार्क करेंगे। जैसे ही हम फिल्टर मार्क करेंगे तो हम यहाँ पे फिल्टर पे अब जहां जहां डेट्स अवेलेबल है वहां वहां अमाउंट्स अवेलेबल है। इसको हम एक बार देख भी लेते हैं कि जहां जहां स्टेटमेंट में डेट है वहां पे हमारी ट्रांजेक्शन के अमाउंट्स अवेलेबल है, और जहां पे डेट नहीं है वहां पे किसी तरीके की कोई अमाउंट नहीं है, सिर्फ नरेशन है जहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो जो डेट्स वाले कॉलम है वो कॉलम हम रखेंगे, रो रखेंगे, जिनमें डेट नहीं है उन रो को नहीं रखेंगे। तो ये हमने जहां जहां डेट्स आ रही थी इन डेट्स को हमने हटा दिया है, जो बाकी वाला है इन सबको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के साथ
जैसे ही हम डिलीट कर लेंगे, हम पिछले वाले वीडियो में भी समझ चुके हैं, डायरेक्ट डिलीट बटन नहीं दबाएंगे, हम फाइंड एंड सेलेक्ट पे जाएंगे, गो टू स्पेशल जाएंगे और यहाँ पे विजिबल सेल्स ओनली को हम क्लिक करेंगे, तो जो सेलेक्ट होगा हमारे पास जो सामने दिख रहा है वही सेलेक्ट होगा। हम यहाँ पे कंट्रोल शॉर्टकट की है रो को डिलीट करने के लिए, हम इसको ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे सारी रो अनवांटेड डेटा था ये हमारा हट गया, अब सिर्फ हमारे स्टेटमेंट्स हमारे पास रह गए। साथियों, जब भी हम ऑडिट के लिए जाते हैं हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा रहती है, प्रेशर भी हमारे ऊपर बहुत अच्छा रहता है, तो उस केस में हमें जल्दी से जल्दी सारे अगर अकाउंट्स चेक करने हैं तो उनको एक एक करके रिव्यू करना ही पड़ता है। और वहाँ पे हमारे पास एक लिमिटेशन आती है कि हम कैसे चेक करें। तो केसीसी अकाउंट के लिए हम समझ सकते हैं कि केसीसी अकाउंट एनपीए कब होगा, जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ओवरड्यू हो जाएंगे 2 क्रॉप सीजन। अगर शॉर्ट क्रॉप है तो 2 क्रॉप सीजन तक अगर ओवरड्यू रहेंगे, उससे भी ज्यादा अगर ओवरड्यू हो जाएंगे तो वो एनपीए हो जाएंगे। और लॉन्ग टर्म क्रॉप है तो उस केस में वन क्रॉप सीजन तक ओवरड्यू हो जाएंगे तो वो एनपीए हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म क्रॉप की। तो शॉर्ट टर्म क्रॉप कौन सी होती है? जो 12 महीने से कम की अवधि की होती है। जनरली जो ड्यू डेट होती है वो 12 महीने की ही होती है। जब सैंक्शन लेटर हम रीड करेंगे तो वहां पे पाएंगे कि 12 मंथ्स की ड्यू डेट मिलती है। तो 12 मंथ्स हो गए हमारे फर्स्ट क्रॉप के। और अगर मोनोक्रॉप है, साल में अगर किसान एक ही क्रॉप करता है तो उस समय हमें 2 क्रॉप सीजन देने हैं। 2 क्रॉप सीजन देंगे तो 2 ईयर्स हमें 2 सीजन के लिए देने पड़ेंगे। तो जैसे ही हम 1+2 3 ईयर्स हमें ब्रेक करने पड़ेंगे। बाकी ये टाइम हमारी स्टेट लेवल बैंकर कमेटी डिसाइड करती है। तो हर स्टेट के लिए टाइम लिमिट अलग अलग हो सकते हैं। तो जब हम एक स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें जैसे 31 मार्च 2020 को हम देख रहे हैं कि ये अकाउंट एनपीए है या नहीं है। तो उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो लोन 2020 में दिए हुए हैं वो एनपीए होंगे क्या? नहीं होंगे। जो 19-20 से पहले साल में दिए हुए हैं और जो रोल ओवर नहीं हुए, मतलब 18-19 में दिए हुए हैं और 18-19 या 19-20 में अगर रोल ओवर नहीं हुए तो क्या वो अकाउंट भी एनपीए होंगे क्या? तो वो अकाउंट भी एनपीए नहीं होंगे। उससे पहले वाले साल में 17-18 में अगर कोई लोन दिए हुए हैं, वो 18-19 और 19-20 में रोल ओवर नहीं हुए, तो चूंकि इनको भी 3 साल कंप्लीट नहीं हुए तो ये भी नहीं होंगे। लेकिन जो 16-17 में दिए हुए उन लोन के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे और उसके बाद अगर वो रोल ओवर नहीं हुए आगे के 3 सालों में, ना 17-18 में हुए, ना 18-19 में हुए, 18-19-20 में हुए, तो वो अकाउंट्स हमारे लिए हमको फाइंड करने पड़ेंगे। तो उन्हीं के लिए हम क्या करेंगे, एक क्वेरी बिल्ड करेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक क्वेरी बिल्ड करके निकालेंगे कि कौन सा लोन अकाउंट कौन से साल में हमारा ओवरड्यू हो रहा है, कौन से साल में लास्ट रोल ओवर हुआ था, उससे हम 3 साल काउंट करके उनको हम निकालेंगे। एक बार निकालते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉलम इंडेक्स, कॉलम के नाम लिख देते हैं, नेम ऑफ कस्टमर, ये हो गया हमारा स्कीम, ये हो गया हमारा अकाउंट नंबर, ये हो गई हमारी डेट, ये हो गया हमारा नरेशन, चेक नंबर, ये हो गए हमारे विड्रॉल्स, ये हो गए हमारे डिपॉजिट्स, ये हो गया हमारा बैलेंस एंड साइन। इनको हम थोड़ा सा बोल्ड भी कर देते हैं और क्लियर दिखने के लिए, और यहाँ पे हम इसको फ्रीज भी कर देते हैं। तो ये हमारा डेटा है। तो कि हमने यहाँ पे देखा साथियों कि हमने सिर्फ 5 स्टेटमेंट लिए हैं। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने
सेम टाइप का डेटा हमने और ऑलरेडी पहले से तैयार कर रखा है, जिसमें हमारे पास करीब 101 स्टेटमेंट्स हमने ले रखे हैं। हम एक बार बढ़े हुए जो डेटा है इनको हम एक बार काम में लेते हैं। तो साथियों इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा अब हम यहाँ देख रहे हैं कि पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट जहां से स्टार्ट हुआ है और एंड हो रहा है, तो जहां पे स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ है और नया स्टेटमेंट आ रहा है, उन दोनों के बीच में, जैसे ये नया स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहीं खत्म हो गया, फिर नया स्टेटमेंट आ गया, तो ये क्या है, रिपीट हो रहे हैं नंबर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिक अकाउंट नंबर्स काटेंगे। तो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक, एक नई शीट में जाते हैं और नई शीट में हम अकाउंट नंबर को पेस्ट कर देते हैं। यूनिक नंबर छांटने के लिए हम कैसे कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक डेटा टाइप में कमांड अवेलेबल है, वो कमांड है हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट्स। तो ये हमारे पास डेटा टूल्स में जाएंगे, डेटा टूल्स में हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ये पूछेगा कौन सा चाहिए हमें, अकाउंट नंबर वाले चाहिए, सेलेक्ट ऑल कर दिया हमने एंड इसको ओके कर दिया। जैसे ही ओके करेंगे तो ये जो डुप्लीकेट्स थे 2839 लाइन डुप्लीकेट्स थी, 101 यूनिक, जैसे हम 101 ही स्टेटमेंट को एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे 101 स्टेटमेंट्स आ गए। तो ये हमारा जो अब हमारे पास बचे हैं वो सिर्फ 101 यूनिक अकाउंट नंबर्स बचे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो जो कॉलम हमें रोल ओवर कौन कौन से अकाउंट हुए हैं उनके लिए हमें देखने हैं, तो हम यहाँ से कुछ अकाउंट्स जो हमें चाहिए वो हम ढूंढ, कौन कौन सा हमें कॉलम चाहिए। हमें डेट का कॉलम चाहिए, कब रोल ओवर हो रहा है, नरेशन क्या आ रहा है वो चाहिए, देन उसके बाद हमें डिपॉजिट्स कितने रुपए डिपॉजिट हुए हैं वो चाहिए, बैलेंस क्या है वो चाहिए, एंड साइन क्या है वो चाहिए। उसके पहले साथियों हम दो चीज और करेंगे इस एक्टिविटी को करने के लिए। एक हम करेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर में कन्वर्ट करेंगे। ये जो डेटा आता है हमारे पास, जब भी हम ईयर देखते हैं डेटा टाइप में जाते हैं, यहाँ पे ये ईयर्स आ रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर नहीं आ रहे, कैलेंडर ईयर आ रहे हैं, लेकिन हमारी ऑडिट के लिए हमें जरूरी है वो फाइनेंशियल ईयर जरूरी है। तो पहले तो इन ईयर्स को हम फाइनेंशियल ईयर में कन्वर्ट करेंगे और एक हेल्पर कॉलम की हमें जरूरत रहेगी, तो वो हेल्पर कॉलम हम यहाँ पे बनाएंगे। तो हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनेंशियल। निकालने के लिए हम यहाँ पे इफ फॉर्मूला काम में लेंगे। इफ फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ हम चेक कराएंगे मंथ कौन सा है, तो मंथ, अगर इस डेट का मंथ 3 से ज्यादा है, 3 मतलब मार्च से ज्यादा, अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें करंट ईयर प्लस नेक्स्ट ईयर चाहिए, और अगर मार्च से पहले का मंथ है तो हमें लास्ट ईयर प्लस करंट ईयर चाहिए। तो हम यहाँ पे करेंगे कि अगर ये मंथ 3 से ज्यादा है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो हम यहाँ पे कंडीशन रिजल्ट क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉन्केटिनेट ईयर दिस डैश कोमा। जब भी हम इसको ये पहली थी हमारी, दूसरा करेक्टर हमने डैश दिया, और जब भी हम किसी भी फॉर्मूले में अगर हम पर्टिकुलर टेक्स्ट वर्ड समझाएंगे तो हमें एक्सेल की एक लिमिटेशन है, उसको हम डबल कोटेशन मार्क के साथ ही समझाना पड़ेगा। देन हमें राइट के 2 डिजिट चाहिए ईयर के, इस कॉलम के ईयर के, ये हमारा जब हमें ईयर निकालना है, ट्रू कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर हम यहाँ पे कनकैटिनेट करेंगे, वापस कनकैटिनेट
अब यहाँ पे क्या होगा, पिछला साल और करंट ईयर चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस ईयर दिस -1, और यहाँ पे ईयर के साथ हमें प्लस करना पड़ेगा। पहले वाले में हमने प्लस कर दिया था, और यहाँ वाले में हम पहले माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद ये हमारा पहला कंकेटिनेट हो गया, फिर हम यहाँ पे डालेंगे डैश, फिर ईयर राइट ईयर, इस कॉलम के 2 डिजिट, तो ये हमारा ये हमने छोटी सी एक मिस्टेक कर दी है इसमें, हमने यहाँ से पहले वाले कॉन्केटिनेट को बंद नहीं किया था, तो इस कॉन्केटिनेट फॉर्मूले को हमें बंद करना पड़ेगा। तो ये हमारा आ गया, इसको हम ड्रैग डाउन कर देंगे, तो जहां भी ईयर चेंज होगा वहां पे ऑलवेज ही हमें दिखा देगा कि जैसे ही यहाँ पे 19-20 होगा तो ये ईयर चेंज हो जाएगा, 15-16 आ रहे हैं, 15-16 आ रहे हैं, 15-16 आ रहे हैं। जैसे ही 17-18 हुआ तो यहाँ पर 17-18 आ जाएंगे। ठीक है, अब हेल्पर कॉलम हमें क्या चाहिए, हेल्पर कॉलम के लिए जब हम कंडीशन देंगे तो वहां पे हमें जब भी हम कंडीशन देंगे कि जब भी अकाउंट क्रेडिट में आए, इसका मतलब इसके प्रिंसिपल का पेमेंट भी हो गया है तथा इसके इंटरेस्ट का भी रीपेमेंट हो गया है। अकाउंट आज की डेट में अकाउंट में ना प्रिंसिपल कोई आउटस्टैंडिंग है, ना ही कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। तो इसके लिए हेल्पर कॉलम हम वापस कॉन्केटिनेट फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। कॉन्केटिनेट, सबसे पहले अकाउंट नंबर लेंगे, सेकंड हम फाइनेंशियल ईयर लेंगे, देन उसके बाद हम साइन लेंगे। इन तीनों को हम कंसोलिडेट कर देंगे, और कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे हम हेल्पर कॉलम डाल देते हैं, रेडी। अब आते हैं हम जिस अकाउंट में हमें कंसोलिडेट करना है, तो हमें डेटा क्या क्या लेने हैं यहाँ से, हमें डेट लेनी है, फाइनेंशियल ईयर लेना है, नरेशन लेना है, डिपॉजिट लेना है, बैलेंस लेना है, एंड साइन लेना है। इनको हम कॉपी करेंगे, हमारे सेल में आके पेस्ट कर देंगे। अब चूंकि हम यहाँ पे वीलुकअप लगाएंगे, तो वीलुकअप के फॉर्मूले के लिए हमें एक जगह हमें कॉलम नंबर चाहिए रहता है, तो हम यहाँ पे कॉलम नंबर कहाँ से इस्तेमाल करने वाले हैं उसको भी हम एक बार निकाल लेते हैं। कॉलम नंबर हम हेल्पर कॉलम से इस्तेमाल करेंगे, जो भी फाइंड आउट करेंगे, और हेल्पर कॉलम से हम देंगे तो हम यहाँ पे कॉलम नंबर 2 है हमारा, हेल्पर कॉलम से हम कॉलम नंबर काउंट करेंगे, तो हेल्पर नंबर से कॉलम डेट का कॉलम 2 हो गया, एफ फाइनेंशियल ईयर का कॉलम 3 हो गया, नरेशन का कॉलम 4 हो गया। देन उसके बाद 5 और 6 हमें नहीं चाहिए, और 7, 8 और 9 हमारे पास 2, 3, 4, 7, 8, 9 ये कॉलम इंडेक्स हमें, कॉलम नंबर हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे इनके ऊपर एक बार मार्किंग कर देंगे, कॉलम नंबर 3 सॉरी कॉलम नंबर 2, 3 एंड 4 एंड 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6 नीचे 7, 8, 9, यहाँ पे 7, 8 एंड 9। इसको हम मैच फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे निकाल लिया, अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे कंडीशंस देंगे, तो हम यहाँ पे वीलुकअप की कंडीशन लेंगे। वीलुकअप हमने पुराने दोनों वीडियो में वीलुकअप को बहुत विस्तार से समझाया है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे हम वीलुकअप देंगे, वीलुकअप के लिए बोल रहे हैं लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या रहेगी, हमने जो हेल्पर कॉलम में तैयार की थी हमें तीनों वैल्यू वही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अकाउंट नंबर आ गया हमारे पास, देन उसके बाद हम इसको एंड के साथ कनेक्ट करेंगे, देन डबल कोटेशन मार्क में देंगे 2020, एंड साइन में हमारे पास या डेबिट है या क्रेडिट है, तो हमें तो वही कॉलम चाहिए जिन जिन जो क्रेडिट में आ रहे हो, तो CR
जहाँ पे क्रेडिट में बैलेंस आएगा उसका मतलब उससे पहले का कोई अमाउंट बाकी नहीं है, यहाँ पे रोल ओवर हो गया। तो ये हमारी हो गई कंडीशन। मल्टीपल कंडीशन के साथ VLOOKUP लगा रहे हैं हम, और ये तीनों कंडीशन हमारे पास टेबल अरे में, जिस टेबल से हमें डेटा लेना है वहां पे हमने हेल्पर कॉलम में ऑलरेडी ज्वाइन कर रखी है। तो ये हमें यहाँ से मिलेगी, तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद लास्ट तक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर हमें डेटा कॉलम काम में लेना है, ये हमने सेलेक्ट किया और इसको फ्रीज कर दिया, F4, अब ये पूछ रहा है हमारे पास कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। कॉलम इंडेक्स नंबर हमने ऑलरेडी हमारी शीट में ऊपर रखे हुए हैं, तो हम ऊपर वाली शीट को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन जैसे ही हम आगे ड्रैग करेंगे या नीचे ड्रॉप करेंगे तो ये कॉलम हमारा हिलना नहीं चाहिए। मतलब ये आगे ड्रैग करेंगे तो ये कॉलम बी से कॉलम सी पे शिफ्ट हो जाए, लेकिन हमारी जो रो नंबर 1 है ये इंटैक्ट रहनी चाहिए। तो हम एक के पहले, रो नंबर से पहले हम यहाँ पे डॉलर करके, डॉलर लगा के इसको फिक्स कर देंगे। देन हम कोमा लगाएंगे और हमें अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट मैच चाहिए। एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे 0 डालें, क्योंकि हम यहाँ पे लुकअप, जो लुकअप वैल्यू है इसको हम आगे लेंगे, लेकिन हमारा एक कॉलम इंटैक्ट रहना चाहिए। भले रो नंबर अगर नीचे लेंगे तो रो नंबर चेंज हो जानी चाहिए। तो हम यहाँ पे एक के पहले भी हम डॉलर का इस्तेमाल कर देंगे। मैंने वैल्यू का फॉर्मूले को हम क्लोज करेंगे। इसको देखेंगे कि तो यहाँ पे एन आ गया, और नीचे वाले पे अगर हम देखेंगे एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे सेकंड वाले में 2020 में 160 में 19-20 में आया है। क्या 19-20 में ये अकाउंट कभी क्रेडिट में आया? क्या अकाउंट क्रेडिट में आया 19-20 में? ये अकाउंट 19-20 में क्रेडिट में आया है। तो हम एक बार फॉर्मूले में देख लेते हैं हमने कहाँ मिस्टेक की है। ओके, हमने यहाँ पे जो ईयर लगाया है जो हमारे कॉलम में है वो 19-20 मिलेगा हमें। तो 2019-20 ये हमने दिया, इसको डुप्लीकेट किया। तो हमें यहाँ पे, जैसा कि हमें पता है ये हमारा कॉलम डेट दे रहा है, तो हम इसको शॉर्ट डेट पे लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये बता देगा कि कौन सी डेट को हमारा अकाउंट रोल ओवर हुआ है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को हम आगे ड्रैग करेंगे, देन नीचे ड्रैग करेंगे। तो हमारे पास सारी डिटेल्स आ रही है, बिल्कुल आ रही है। लेकिन अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, अगर ये अकाउंट 2019-20 में अगर रोल ओवर नहीं हुआ होगा तो हमें कंडीशन फिर से चेक करानी पड़ेगी। क्या ये 2018-19 में रोल ओवर हुआ है, क्या ये 17-18 में रोल ओवर हुआ है, या उसके पहले रोल ओवर हुआ है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये एरर आ गया, इसका मतलब 2019-20 में ये अकाउंट रोल ओवर नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे इस एरर की कंडीशन के हिसाब से हम यहाँ पे कंडीशन और दे देंगे। तो हमने जो VLOOKUP का फॉर्मूला लगाया है, इसी VLOOKUP के फॉर्मूले को हम काम में ले लेंगे। तो यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे फॉर्मूला मार्क करेंगे इफ एरर। अगर इसमें एरर आ रही है, मतलब 2020 एरर आने का मतलब क्या है, 2019-20 में रोल ओवर कभी भी अकाउंट क्रेडिट में नहीं आया। तो हम यहाँ पे कोमा देके, अगर एरर आती है तो हम वैल्यू क्या चेक कराएंगे, जो हमने पेस्ट किया था अभी VLOOKUP, उसी पेस्ट में से हम यहाँ पे ईयर 19-20 की जगह 18-19 चेक करा लेंगे। चेक करो भाई एक्सेल, क्या ये 2018-19 में ये अकाउंट हमारा पॉजिटिव में कहीं क्रेडिट में आ गया था क्या? क्लोज कर देंगे इसको। देन पता चले 2018-19 में भी नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, 17-18 में चेक कराएंगे। तो यहाँ के लिए हम फिर
एक इफ एरर और लगाएंगे, अगर इसके बाद भी एरर रह जाता है, इफ एरर, और जो हमने पेस्ट कॉमा देंगे और जो एरर वैल्यू आएगी तो उसको रिमूव करने के लिए हम वापिस हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 19-20 है उसकी जगह क्या करेंगे, 17-18 कर देंगे। 17-18 तो 3 साल की कंडीशन अगर हम चेक कर रहे हैं तो 17-18 हमारा फर्स्ट ईयर हो गया, 18-19 सेकेंड ईयर हो गया, 19-20 थर्ड ईयर हो गया। तो अगर 17-18 में भी कोई अकाउंट अगर रिन्यू हो गया है तो हमारे लिए वो एनपीए नहीं होगा। तो हमें एक साल पीछे और जाना पड़ेगा कि जो इन तीनों साल में नहीं हुए, रिन्यू नहीं हुआ, उसके पहले कभी रिन्यू हुआ है तो रोल ओवर हुआ है, तो उस केस के लिए हमें एक ही एरर और देना पड़ेगा यहाँ पे, इफ एरर कोमा, यहाँ पे हम इफ एरर में क्या देंगे, नीड टू चेक, कि ये अकाउंट हमारे लिए क्रूशियल है, इन अकाउंट को हमें चेक करना है, नीड टू चेक। ये जो नीड टू चेक वाले जो भी अकाउंट आएंगे, इन्हीं अकाउंट पे हमें फोकस करना है। जो अकाउंट रोल ओवर हो गए उनको देख के हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। सपोज आपका कोई सैंपल साइज है और वो सैंपल साइज करीब किसी ब्रांच में सपोज 4000 अकाउंट्स हैं केसीसी के, और आपको चेक करने हैं, तो 4000 अकाउंट में कम से कम 10% का सैंपल अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे 400 अकाउंट देखने होते हैं, और 400 अकाउंट को अगर एक पार्टनर लेवल का बंदा अगर उसको देखेगा तो उसको टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, 1 से 2 दिन का काम हो जाएगा। जबकि वो अपने बंदे को, आर्टिकल को बिठा सकता है, बैंक के स्टाफ को बिठा सकता है कि साहब आप रिपोर्ट मॉड्यूल में से हमें पिछले 5 साल का स्टेटमेंट आप निकाल के दे दीजिए इन 400 अकाउंट के, तो वो बंदे निकाल के आपको जनरेट करके दे देंगे, या डेटा सेंटर को आप क्वेरी डलवा सकते हैं बैंक से, वो आपको निकाल के एक साथ निकाल के दे देगा सारे के सारे डॉक्यूमेंट। वो उन डॉक्यूमेंट को हम इंसर्ट कर लेंगे और सारा का सारा काम ले लेंगे। हम यहाँ पे इनको कंट्रोल आर करेंगे और इसको नीचे हम ड्रैग करेंगे। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास अकाउंट निकल के आ जाएंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स पे हमें फोकस करना है। एक बार इसको समझने के लिए हम यहाँ पे फिल्टर मार्क कर लेते हैं। फिल्टर मार्क करके जैसे ही हम नीड टू चेक करेंगे, भाई 2000 अगर फाइनेंशियल ईयर में हम चेक करेंगे 2019-20, तो ये सारे वो अकाउंट है जो 19-20 में रोल ओवर हो चुके हैं। कौन सी डेट को रोल ओवर हुए हैं, ये हुए 3/4/2019 को अकाउंट रोल ओवर हो चुका था। जो पैसा आया है वो पैसा कैश के मोड में आया है, डिपॉजिट, ओके, ये बैलेंसेस क्योंकि हमने पेस्ट किया है तो ये यहाँ पे भी क्या हो गया, डेट के उसमें आ गया, इनको हमें अमाउंट में बदलना पड़ेगा। हमने इसको करेंसी में अमाउंट में बदल दिया है और इसके डेसिमल्स हटा दिए। यहाँ पे 1,64,000 रुपए आए थे हमारे पास और 92 अमाउंट बैलेंस में क्रेडिट आ गया था, तो ये रोल ओवर हो गया था यहाँ पे। तो अगर हम फोकस करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे 2019-20 में जब जाएंगे तो ये सारे अकाउंट्स आ गए थे, लेकिन हमें ये भी चेक करना है कि कहीं बैंक ने कोई दूसरी फैसिलिटी सैंक्शन करके इस अकाउंट को कहीं रोल तो नहीं कर दिया, रोल ओवर कर दिया हो, या इस अकाउंट को क्लोज कर दिया हो। तो ऐसे केसेस में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो जो नरेशन जहाँ पे अदर देन कैश आ रहा है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चेक करने के लिए कि ये कहीं 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 डाइवर्जन तो नहीं हो रहा फंड्स का, कि जो नई फैसिलिटी जो सैंक्शन करी गई है वो पर्टिकुलर सपोज हाउसिंग लोन के लिए उसको करी हो, उसने उसी फंड को उठा के हमारी केसीसी लिमिट को स्क्वायर ऑफ कर दिया हो, उसी का पैसा दे दिया उसमें और वो रोल ओवर हो गया वो अकाउंट और फैसिलिटी को एंजॉय किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, वो भी हम चेक कर लेंगे। तो हमें अकाउंट स्टेटमेंट खोल के देखने की रिक्वायरमेंट, मतलब उन्हीं अकाउंट को खोल के देखने की रिक्वायरमेंट रहेगी जहां पे सस्पेक्ट होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे कौन कौन से अकाउंट्स में हमें फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे आगे नीड टू चेक, तो ये जो अकाउंट्स हैं 101 अकाउंट में से कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स हमें देखने की रिक्वायरमेंट रहेगी, 90। इनकी पॉसिबल कंडीशन क्या क्या हो सकती है, या तो क्या हो सकते हैं कि ये 2017 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2019 तक रिन्यू ही नहीं हुए होंगे, तो जाहिर सी बात है ये एनपी अकाउंट्स हैं। अगर बैंक ने ऑलरेडी क्लासिफाई कर रखा है बहुत बढ़िया है,
नहीं कर रखा है, हमें एमओसी पास करानी पड़ेगी। और या फिर क्या होगा कि ये खाते, हो सकता है ये कंडीशन और भी हो सकती है कि जब खाते एनपीए नहीं हो। क्यों नहीं होंगे? अगर 19-20 में ये फर्स्ट टाइम डिसबर्समेंट हुआ है इसका, तो जाहिर सी बात है इनके 12 मंथ्स जो कंप्लीट होंगे वो 19-20 में नहीं होंगे, 20-21 में होंगे। तो 20-21 में अभी तक 20-21 आई नहीं है, तो जो नए अकाउंट्स हैं उन नए अकाउंट्स के बारे में हमें पता करना पड़ेगा कि ये नए अकाउंट्स तो नहीं है। अगर नए अकाउंट्स होंगे तो फिर वो एनपीए नहीं होंगे, हमें पुराने वालों पे ही फोकस करना रहेगा। तो हम यहाँ पे एक तो ये 19 अकाउंट हमें चेक करने पड़ेंगे, ये हमें पता चल गया। अब पूरे 100 अकाउंट नहीं चेक करने, हमें 19 अकाउंट ही चेक करने। उसके अलावा जो इनमें नीड टू चेक नहीं आ रहा, मतलब जो पर्टिकुलर इन्हीं साल में आ रहे हैं, उनमें हम चेक करेंगे कि नरेशन चेक करेंगे कि जो कैश के नरेशन आ रहे हैं वो तो ओके है, और जिनमें कैश के अलावा नरेशन आ रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि इन 3 अकाउंट्स को भी हमें चेक करने की जरूरत है कि कहीं डाइवर्जन ऑफ फंड तो नहीं है। इसके अलावा भी साथियों हमें सैंपल टेस्ट करना चाहिए कि हो सकता है कि उन्होंने किसी दूसरे फंड के से पैसे निकाले हो और पर्टिकुलर उस एंट्री से अगर वो क्रेडिट में बैलेंस नहीं आ रहा हो फिर भी डेबिट में रह रहा हो। तो अगर उस चीज को हमें चेक करना होगा तो वो हमें सैंपल रैंडम बेसिस पे कुछ अकाउंट्स चेक करने पड़ेंगे, जिससे हमारी लिमिटेशन आ जाए। साथियों इस तरीके से हम इफेक्टिव 100-150 अकाउंट जिनमें हमें 1.5 से 2 दिन लगते, 3 दिन लगते, उन अकाउंट्स को हमने एनालिसिस कर लिया इफेक्टिव मैनर पे। एक्सेल का इस्तेमाल करके हमने बिल्कुल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमने एनालिसिस कर लिया, एरर फ्री एनालिसिस कर लिया। तो साथियों ये जो यूटिलिटी है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दी जाएगी। आशा है हमें आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, आपके बहुत यूजफुल होगा। अगर आपके लिए यूजफुल हो तो आप अपने बैंक ऑडिटर फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, हम उसका जल्द से जल्द रिजोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ऑडिट के साथ साथ साथियों कोरोना का टाइम चल रहा है, हमें सेफ होने की बहुत ज़रूरत है, तो हमें अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।